नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, गुज़री सीधी बात में आपने देखा था कि किस तरह ईरान के आखिरी शाह पहलवी के ख़िलाफ़ ईरान की कौम उठ खड़ी हुई और लादीनियत को ख़त्म करने के लिए और अमेरिका व इसराइल के इशारों पर नाचने वाले शाह को हुकूमत से बेदखल कर दिया और फिर इमाम खुमैनी के इनक़िलाबी सफ़र की मुख्तसरन दास्तान आपके सामने रखने की कोशिश की गई थी। उम्मीद के मुख्तसर मुद्दत में उन चीज़ों का इहाता हो चुका होगा जिसका ज़िक्र ज़रूरी था। नाज़रीन, अब यहाँ से इस्लामी जमहूरिया ईरान की दास्तान शुरू होती है। इस बीच एक वाक़या बहुत ज़रूरी है जिसका ज़िक्र आपके सामने रखना बहुत ही अहमियत का हामिल है। इस वाक़े के सामने आने के बाद आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान में अपने दबदबे को कायम रखने के लिए अमेरिका अपनी एम्बेसी को कैसे इस्तेमाल करता था, बल्कि ईरान के ज़रिए दीगर इस्लामी ममालिक की किस तरह वो जासूसी करता था। इस वाक़े को सुनने के बाद अंदाज़ा लगेगा और ये अंदाज़ा भी लगेगा कि टेक्नोलॉजी जब आम नहीं थी, कंप्यूटर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक और टेलीफोन को किस तरह जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरकैफ नाज़रीन, हज़रत इमाम खुमैनी वापस ईरान आए जिलावतनी के बाद, जो आपको किताबों में भी और फिर ऑनलाइन में भी इसकी तारीख़ मिल जाएगी। इस बीच जहां हर तरफ एक नई हुकूमत के क़याम का अमल तेज़ी से जारी था, कवानीन बन रहे थे, नई हुकूमत किस अंदाज में तश्कील दी जानी चाहिए इस पर बात हो रही थी, और इधर वो ईरानी नौजवान जो इनक़िलाबी शक्ल इख्तियार कर चुके थे, उनको पता चला कि अमेरिका अपनी एम्बेसी के ज़रिए से यहाँ की हुकूमत को चलाने की कोशिश कर रहा था और फिर इस इनक़िलाबी हुकूमत को गिराने के लिए अंदरूनी मुनाफिकीन के साथ मिलकर अमेरिका पूरी कोशिशों में था कि किसी तरह अपने पट्टू वज़ीर आज़म का इस्तेमाल करके इस इनक़िलाब को ख़त्म कर दे। ये भनक जैसे ही नौजवानों को लगी और महसूस हुआ कि जो कुछ हो रहा है वो अमरीकी एम्बेसी के अंदर बैठकर हो रहा है, तो फिर एक लख्त नौजवान, इनक़िलाबी नौजवान 4 नवंबर 1979 को अमरीकी एम्बेसी, जिसको जासूसी का अड्डा करार दिया गया, उस पर हल्ला बोल दिया। यहाँ मौजूद तमाम एम्बेसी के अमरीकी कारकुनान को, अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर एम्बेसी पर कब्जा कर लिया गया। अमरीकी सिफारत खाने पर कब्जे के दिन सब लोग शशोपंज में थे कि अब क्या होगा और इमाम खुमैनी इस अमल को क्या कहेंगे, क्योंकि अमरीका जो अपने आप को सुपर पावर कहलाता था, उसकी एम्बेसी पर कब्जा करना और अफसरान को गिरफ्तार करके पूरे मीडिया के सामने उनको मुजरिमों की तरह पेश करना कोई मामूली वाकया नहीं था, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया तो अभी अभी भी बनी थी। जवानों में सिर्फ जज्बात थे, हमीयत थी, आलमी सियासी हथकंडों से नावाकिफ थे, मगर इसके बावजूद इन नौजवानों की इमाम खुमैनी ने भरपूर हिमायत की और एम्बेसी पर हमले और कब्जे को सही ठहराया, बल्कि उसको दूसरा इनक़िलाब करार दिया। उन्होंने खुद कहा कि तेहरान में अमरीकी सिफारत खाना हमारी कौम के खिलाफ साजिश और जासूसी का मरकज़ बना हुआ था। उन्होंने ये भी कहा, अगर ये हमारी कौम के खिलाफ जासूसी और साजिशों का मरकज़ ना होता तो हमें इस पर कब्जा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये देखिए, वीडियो में वही वीडियो है जिस पर हमला किया जा रहा था, जो उस वक्त पकड़ा गया था। नाज़रीन, हमने इस एम्बेसी जो इस वक्त एक जाए इबरत बनी हुई है, हमें
सारे पहलुओं, ऐसे पहलुओं पर समझने पर मजबूर करता है कि दुश्मनाने इस्लाम किस अंदाज में मुस्लिम ममालिक को अपने घेरे में ले रखा था और उन्हीं के मुल्क में बैठकर वहां की तमाम कुदरती वसाइल पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ाता था। ये जो देख रहे हैं ये अमेरिकी एम्बेसी है, जो इस वक्त मेरे पीछे जो बदलती तस्वीर है। सुन्नी शिया के इख्तिलाफात को हम और आप उतना मुताला नहीं करते होंगे जितना कि हमारा दुश्मन मुताला करता है। देवबंदी और बरेलवी के इख्तिलाफात को मैं और आप उतना नहीं अहमियत देते होंगे जितना कि ये लोग उसको अहमियत देकर इन्हीं मुसलमानों के मुख्तलिफ तबकों, समाज और फ़िरक़ों और मसलकों का बरसा बरस मुताला करके मुस्लिम कौम को एक परचम तले जमा होने से रोकने की वो सारी हरबें इस्तेमाल करते हैं जितना उनके इस्तिताअत में मुमकिन हो सकता है। बल्कि बात सुनकर आपको इस जमाने में हैरत और ताज्जुब नहीं करना चाहिए कि इस वक्त हमारे इख्तिलाफात को समझने और उसको किस तरह शह दे सकते हैं उस पर सर्च करने के लिए हर साल बाकायदा फंड जारी होता है यहूदी और अमरीकियों की जानिब से। आज उसके कारिंदे तमाम मुस्लिम ममालिक में फैले हुए हैं जिनका काम सिर्फ ये है कि वो मुसलमानों के जितने फ़िरक़े या मसालिक हैं उनका गहराई से मुताला करें, अपना नाम बदलवा दें, अपना मजहब बदलवा दें और उसको बढ़ावा कैसे दे सकते हैं इख्तिलाफात को, उस पर प्रोजेक्ट तैयार करें। और उसके लिए ये लोग खरबा खरब रुपये खर्च करते हैं। कैफ नाजरीन, एक अलग मौजू है, लेकिन उसका तस्करा मुझे यहां इसलिए करना पड़ा कि एम्बेसी पर कब्जा किए 40 साल का अरसा बीत गया और आज से 40 साल पहले ईरान के कल्ब पर बैठकर अपनी एम्बेसी में वो बैठकर अमेरिका सारे मुस्लिम ममालिक की जासूसी किस अंदाज में कर रहा था वो देखकर आप हैरत रह जाएंगे। मैं आपको तस्वीरों की ज़बानी समझाता हूँ। ये जो मेरे पीछे बदल रही है ये वहाँ की एम्बेसी के अंदर जब हम लोग गए तो वहाँ की वो चीज़ें हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक को और किस तरह जो है चीज़ों को इस्तेमाल करता था, मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस अंदाज में नकली जो है वो पासपोर्ट तैयार करता था मुस्लिम ममालिक में अपने लोगों को भेजने के लिए। आज से 40 पहले सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल कर रहा था। नाज़रीन, ये जो कमरा आपको तस्वीर में दिख रहा है जहां मैं खड़ा हूं, आप देखिए इस तस्वीर को सामने दिखाएं। ये एम्बेसी के अंदर एक खुफिया कमरा है, ये वॉइस प्रूफ है, यानी कि खुद एम्बेसी का फर्द भी इस मीटिंग में शामिल कोई बात नहीं सुन सकता था। उस वक्त की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने यहाँ एक ऐसा फिल्टर बनाया था कि अगर कोई ये फिल्टर है, अगर कोई इसके अंदर जहरीली हवा छोड़ना चाहे तो वो इस हवा को फिल्टर करके अंदर छोड़े और कोई भी उनको नुकसान ना हो। ये है, देखिए। और यहीं पर सब खुफिया मीटिंगें होती थी ईरान को गिराने की, इराक को गिराने की और सारे मुस्लिम ममालिक के खिलाफ। ये तमाम कंप्यूटर्स जो आप इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ऑपरेटर्स और फैक्स, वो दीगर चीज़ें यहाँ जासूसी के लिए पूरी की पूरी इस्तेमाल की जाती थी और नकली पासपोर्ट बनाए जाते थे अपने जासूसों के लिए, ताकि किसी मुल्क में वो उसी मजहब का बन करके अंदर चला जाए और उनके अंदर रह करके उनकी जो कमजोरियों को पकड़कर वापस अमेरिका के सामने लाया जाए। उस सब का सब यही तैयार होता था। ये कमरा देखिए, ये सारी चीजें देखिए कि किस तरह आज से 40 साल पहले की चीजें हैं। जब तलिबान ने एम्बेसी पर कब्जा किया तो तमाम अहदेदारों ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। फिर इस बंद कमरे करने के दौरान जब एहतिजाज किया जा रहा था तो उस वक्त अंदर बहुत सारे की दस्तावेजात रखे हुए थे जिसको जलाए जा रहे थे। और वो उस वक्त की जलाने की मशीन देखिए यहां पर किस तरह से है। जब तलिबान ने एम्बेसी पर धावा बोला और गेट खोलकर अंदर दाखिल हो रहे थे तो उस वक्त वहां जितने अहदेदार थे वो सब खुद को एक कमरे में बंद कर दिया और जो अहम तरीन दस्तावेजात, जो जासूसी दस्तावेजात हो सकते थे,
उन दस्तावेजात को उन्होंने जलाना शुरू कर दिया। और जिन दस्तावेजात को, जिन मशीन के जरिए, उस वक्त की लेटेस्ट मशीन कहा जा सकता है कागज को जलाने की, वो मशीन यही है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। ये चीजें जो सफेद आपको नजर आ रहा है वो उन्हीं दस्तावेजात की जली हुई बकियाजात है। और ये वो चीज है जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये वो टुकड़े हैं जिसको बाद में ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इसको मिलाया और फिर अमेरिका किन किन ममालिक के खिलाफ जासूसी किया और ईरान के खिलाफ किस अंदाज में वो जासूसी कर रहा था, इसको कई सालों तक इन्होंने मिलाने की कोशिश की यहाँ के तलबा ने। फिर तब जाकर के ईरान की सारी जासूसी के अहम कागजात हम लोगों के सामने आए। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये महसूस होता है कि दुश्मनान इस्लाम मुस्लिम ममालिक को या मुसलमानों को टारगेट करने के लिए आज से नहीं, कई सालों से, सदियों से जो है पीछे पड़े हुए हैं और वो हर हरबा इस्तेमाल करते हैं इस कौम को नेस्तो नाबूद करने की, लेकिन वो हर वक्त नाकाम हो जाते हैं। मैं करीब नाज़रीन एक छोटी से ब्रेक की इजाज़त दें, ब्रेक के उस पर कुछ और हक़ाइक़ आप लोगों के सामने रखता हूँ। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। नाज़रीन, इस्तकबाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इनक़िलाब की कामयाबी के बाद खारिजा पॉलिसी में अहम तरीन तब्दीलियाँ लाई गई और उसमें सबसे पहले ये बाकायदा ऐलान किया गया कि इसराइल ईरान का अज़ली दुश्मन है। और अमेरिका तो वैसे भी हमेशा इसराइल की पुष्टपनाही कर रहा था और इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही वो ईरान पर कब्ज़ा करना चाहता था। नाज़रीन, आपको एक बात वाज़ेह कर दूं, ये मुल्क जितना खूबसूरत है उतना ही अल्लाह की नेमतों से भी माला माल है। पेट्रोल, गैस और डीजल के अलावा यहाँ का ड्राई फ्रूट सबसे उम्दा माना जाता है। सबसे बढ़कर यहाँ पर यूरेनियम की मिकदार सबसे ज़्यादा है, जिसका बहाना बनाकर हमेशा जो है ईरान को टारगेट करता है अमेरिका। और अमेरिका को सबसे ज़्यादा खलती है कि आखिर ये चीज़ इनके पास मौजूद है और यही वजह है कि वो ईरान को वैसे ही अपने कब्ज़े में करना चाहता था जैसे दीगर मुस्लिम ममालिक को, मगर उसकी यहाँ पर दाल नहीं गई। बहरकैफ नाज़रीन, तारीख़ की जानिब बढ़ते हैं। एम्बेसी पे कब्ज़ा हुआ, 52 सिफारतकारों को यरगमाल बना लिया गया और ये लोग 444 दिन तक ईरान की तहवील में थे। अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि बाजियाब करवाएं, लेकिन नाकाम रहा, बल्कि पूरी दुनिया में रुस्वा हो गया और ईरान ने अमेरिका को उसकी औकात बता दी थी। जाहिर सी बात है, अमेरिका तो अमेरिका है, वो उसने इनक़िलाबी हुकूमत को गिराने के लिए नए नए हरबे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। उसने एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन ईगल क्लॉ, यानी ऑपरेशन पंजे उक़ाब। उसके जो फाइटर प्लेन थे जो इस ऑपरेशन में उसने इस्तेमाल किया था, उस वक्त के ऐसी टेक्नोलॉजी से भरपूर थे कि ईरान की हवाई और ज़मीनी फौज को भी पता नहीं चला कि उनकी फ़िज़ाई हुदूद में ये लोग दाखिल हो चुके हैं, बल्कि ईरान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। करीब था कि ये लोग ईरान पर हमला करते, तबाही मचाते पूरे ईरान में,
लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि सहरा में एक ऐसी रेत का तूफान आया कि फाइटर प्लेन दश्ते कुवैर सहराए तबस के मकाम पर एक दूसरे से टकरा कर जमीन बोस हो गए। इसकी पूरी दास्तान आपको खुद अमेरिका की जानिब से कई सारी वीडियोस यूट्यूब में मिल जाएंगी, बाकायदा डॉक्यूमेंट्री मिलेगी कि क्या हुआ, किस तरह टकराया, आखिर क्या नतीजा था। और तफसीलात ये थी कि पूरा मौसम अमेरिका के साथ था, वो घुस चुके थे, कामयाब हो चुके थे, बस हमले के लिए उड़ने ही वाले थे बल्कि उड़ चुके थे, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको आपस में टकरा कर उनकी साजिशों को खत्म कर दिया। वो जो फाइटर हेलीकॉप्टर तबाह हुए थे उसका कुछ हिस्सा लाकर इसी एम्बेसी में लाकर रखा गया है, जिस एम्बेसी का मैंने तस्करा किया, वो लोगों के लिए दिखाने के लिए। मैंने भी, हम लोगों ने भी देखा है। देखिए वही जो इस वक्त वीडियो जो हम लोगों ने बनाया है, ये उसी के टुकड़े हैं जो टकरा कर गिरने के बाद जो है वहां पर ला कर के रख दिया गया है इबरत के लिए। बहरकैफ अमेरिका यहां भी नाकाम हो चुका था, जासूसी का अड्डा बंद हो चुका था, इसराइल और अमेरिका के पूरे रास्ते ईरान में बंद हो चुके थे। जैसा कि खुद यहाँ की हुकूमत कहती है कि आज भी यहाँ अमेरिका के जासूस खुद इस मुल्क में मौजूद हैं, उनके अंदर ही हैं। ये वही कौम शिया के बदतरीन लोग हैं जो इस वक्त सुन्नी शिया के दरमियान दूरियां पैदा करने के लिए मनगढ़ंत खबरें फैलाते हैं और फिर अमेरिका के लिए जासूसी करते हैं। इस वक्त भी ये टीम मुतहर्रिक थी और आज भी मुतहर्रिक है ईरान में। बहरकैफ नाजरीन, यहां जब नाकाम हुआ तो फिर अमेरिका ने इराक और ईरान के दरमियान बिलाखिर इस कदर अदावत भड़का दी कि ज़मीन को लेकर ईरान और इराक में जंग छिड़ गई, जिसको हम सब लोग जानते हैं ईरान और इराक वार के बारे में। ईरान और इराक जंग को कौन नहीं जानता। इराक ने ईरान पर हमला कर दिया था और पूरी दुनिया इस जंग को इस बात से जानती है चूंकि इराक सुन्नी मुल्क है और ईरान शिया मुल्क, इस वजह से ये जंग हुई। नहीं, असल में अमेरिका दोनों ममालिक को लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करना चाह रहा था और दोनों के तेल और यूरेनियम के ज़खायर पर कब्जा करना चाह रहा था। ईरान ये बात समझ चुका था कि इराक के पीछे अमेरिका का हाथ है, मगर इराक इस बात को उस वक्त समझा जब खुद अमेरिका इराक के खिलाफ हो गया और सद्दाम को कैफर किरदार तक पहुंचाया, ये बहाना बनाते हुए कि इराक यूरेनियम को अफजूदगी बढ़ा रहा है और फिर एटम बम बना रहा है। और ये सारी तफसीलात आपके सामने हैं, या नहीं तो जब इराक के मुल्क की बारी आएगी तो वहां मैं आपको इराक की दास्तान भी सिलसिलावार सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं बताऊंगा कि उस वक्त इराक और ईरान के दरमियान सुन्नी और शिया की झगड़े नहीं थे, वहां एक जमीन पर एक मुल्क कब्जा कर चुका था और इस कब्जे की वजह बनाकर के जो है अमेरिका दोनों कंट्री में मुसलमानों को मरवाना चाहता था। दुआ करें कि अल्लाह ताला यहां इस मुल्क में भी ले जाए और इस मुल्क के हालात को भी जमीनी सतह पर समझने की तौफीक देने के बाद आपके सामने उसके सारे हक़ाइक़ रख सकूं। बहरकैफ नाज़रीन, एक के बाद दीगर बहुत सारे बड़े बड़े मसाइल का सामना करते हुए ये मुल्क आगे बढ़ता गया। तालीम, इक़्तिसादियात, टेक्निकल पावर में, फ़िज़ाई, बहरी, ज़मीनी सतह के अफ़वाज की तरक्यात में मज़ीद से मज़ीद मजबूत तरीन होता गया। हज़ारों तामीराती प्रोजेक्ट्स भी मुकम्मल कर लिए। अस्फ़हान स्टील मिल्स की तामीर, सीमेंट फैक्ट्रियों की तामीर, मुख्तलिफ पावर हाउस, रेलवे स्टेशंस जो एयरपोर्ट का नज़ारा पेश करते हैं, बंदर अब्बास, मशहद और जैन हाईवे, सैकड़ों ज़रई सनाती पेट्रोकेमिकल और गैस प्रोजेक्ट्स। इमाम खुमैनी की क़ियादत में ईरान की इस्लामी इनकलाब की फतह से दुनिया जान गई थी कि ईरान से लोहा लेना उतना आसान नहीं है। नाजरीन, विलायत फ़क़ीह का नज़रिया भी इमाम खुमैनी ने ही दिया था, जिसका मतलब मुजतहिद, जामिउश शराइत, यानी फ़क़ीह या मुफ्ती को इस्लामी अक़दार के क़ियाम और इस्लामी अहकाम के निफाज के लिए इस्लामी माशरे पर हुकूमत करने का इख्तियार हासिल होता है। जैसा कि आज पूरे ईरान के मर्जा खामिना ही हैं खुमैनी के बाद, इमाम खुमैनी के बाद। इनके फ़ैसले के सामने वहाँ की हुकूमत को भी सर झुकाना पड़ता है। बहरकैफ नाज़रीन,
ईरान में अमेरिका की मुदाखलत की कोशिश और उसके खिलाफ उसकी साजिशों का नतीजा ये है कि आज हर ईरानी अमेरिका और इसराइल से इस कदर नफरत करता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। यहाँ की दीवारों में आपको अमेरिका के खिलाफ लिखे गए मुख्तलिफ फारसी नारे देखने को मिलेंगे। अपने मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हुए आज ईरान हमारे सामने खड़ा है। इस कदर इस मुल्क पर इक्तिसादी पाबंदियां हैं कि यहाँ की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। इस वक्त हिंदुस्तानी 1000 रुपये की कीमत यहाँ 1,70,000 रुपये के बराबर है। मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद पता है आपको, करेंसी की इस गिरावट के बावजूद, इक्तिसादी पाबंदियों के बावजूद यहाँ आज पूरी दुनिया में जो सहूलियात पाई जा सकती हैं, जो टेक्नोलॉजी पाई जा सकती है, जो तालीम पाई जा सकती है, वो सारी की सारी दस्तयाब हैं। जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क में हो सकती है, जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो सकती है, जो एक स्मार्ट सिटी में हो सकती है, जो एक काबिल मिसाल मुल्क में हो सकती है। बहरकैफ नाज़रीन, हम तारीख़ की जानिब बढ़ते हैं। एक मुख्तसर ब्रेक की इजाज़त दें। ब्रेक के उस पार कुछ और हकीकत आप लोगों के सामने रखूँ। नाज़रीन, इस्तक़बाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, ईरान इराक़ जंग के बाद जब अमेरिका अपनी जगह ईरान में बनाने में नाकाम हुआ तो उसने फिर एक नया हरबा इस्तेमाल किया ईरान को परेशान करने का, और वह हरबा था यूरेनियम की अफजूदगी के साथ जौहरी हथियारों के हुसूल के लिए ईरान का कोशा होना या ईरान का मेहनत करना या जद्दोजहद करना। सबसे बड़ी वजह अमेरिका की दुश्मनी की यह थी कि ईरान हमेशा से इसराइल को दुश्मन तस्वुर करता रहा है और फिर लबनान में हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन में हमास नामी तंजीमों की आलानिया मदद करता रहा है। जो इसराइल से बरसरे पैकार थे। यहां रुककर एक तारीखी बात आपको बताता चलूं कि लबनान के हुदूद के पास इसराइल की फौज कई इलाकों पर कब्जा कर चुकी थी और उसी के रास्ते वो शाम में घुसना भी चाह रही थी, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह ने वहां डटकर न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि इसराइल की जालिम फौज ने जिन इलाकों में कब्जा करने की कोशिश की थी वहां से उनको भगा भी दिया। यही हाल शाम का भी है। शाम की भी हुदूद में इसराइली फौज घुस चुकी थी और वहां पर उनका जो मुकाबला किया, वहां पर जो है हाफिज असद की, जो बशार का बाप था, उसकी फौज थी और उस वक्त वहां भी जो है ईरान उनका सपोर्ट कर रहा था। यही वजह है कि इसराइल ईरान को अपने वजूद के लिए खतरा समझता है। लिहाजा साल 2007 में ईरान पर अमेरिका समेत दुनिया के अहम ममालिक ने पाबंदियां आयद कर दी, जबकि ईरान जौहरी हथियारों से इनकार करता रहा और अपने जौहरी प्रोग्राम को एनर्जी के हुसूल के जरिया करार दिया जाता रहा। यानी एनर्जी, आप उससे बिजली ले सकते हैं या रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं वो उससे बना रहा था। ईरान में इस दौरान सियासी उतार चढ़ाव जारी रहा और फिर साल 2013 में हसन रूहानी जब बरसरे इख्तिदार आए, जो अब भी हैं, उन्होंने ईरानी कौम की साख को बैनुल अक़वामी सतह पर बहाल करने के गर्ज से और माशी मसाइल को हल करने की गर्ज से मुज़ाकरात के मैदान में आए ताकि ईरान जो इक़्तिसादी बहरान से गुजर रहा है उसमें कमी आ सके और अपने वजूद को मज़ीद मजबूत कर सके। फिर साल 2015 में ईरान यूरेनियम की अफजूदगी रोक लेने के वादे पर जो आलमी ताकतें थी उन्होंने ईरान से अपनी पाबंदियां हटा ली। लेकिन नाजरीन, यहां एक पल सोचने की बात यह है कि उस वक्त भी उस मुआहदे की मुखालिफत एक तरफ इसराइल ने की तो दूसरी जानिब सऊदी अरब ने। हम अपनी तारीख को छुपा देते हैं, हकाइक बयान करना चाहिए, जबकि खुद ईरान में इस मुआहदे के खिलाफ कई उलमाए किराम ने मुखालिफत की थी कि ईरान झुक गया है।
बहरकैफ हम आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त सदर हैं अमेरिका के, वो चुन करके आए और इस मुआहदे के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही मुखालिफत करते आ रहे थे। और वैसे भी अमेरिका के 80% लोग ये मानते हैं कि ट्रंप एक नस्ल परस्त इंसान है। इंतखाबी मुहिम में इस शख्स ने मुसलमानों के और मुस्लिम ममालिक की मुखालिफत करता आ रहा था, लिहाजा ये शख्स अपने हरदर्मी कहें या फिर सऊदी अरब को खुश करने के लिए कहें या फिर खलीजी ममालिक और मशरिक़ी वस्ता मजीद इसराइल की गिरफ्त में मजबूत करने के लिए इस मुआहदे को उसने ख़त्म कर दिया। हालांकि आलमी जौहरी कमीशन, जिसको IAEC कहा जाता है, वो तस्दीक कर चुका था कि ईरान जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा है, बल्कि वो उसकी पासदारी करता आ रहा है। मगर चूंकि उधर सऊदी अरब के सलमान को लेकर अमेरिका की एक अलग ही प्लानिंग चल रही थी, उसको वली अहद बनाने की, वो एक पूरी अलग सियासत है जिस पर मैं तबसरा कर चुका हूं आप लोगों के सामने। लिहाजा ऐसे मौके पर खलीजी ममालिक जो बिलखुसूस सुन्नी ममालिक कहलाए जाते हैं, उनके सामने ईरान को दुनिया सबसे बड़ा दुश्मन करके अपने हथियार बिकवाना और फिर खलीजी ममालिक का मसीहा खुद को साबित करके उनके डीजल और पेट्रोल और सरकारी फंड से अपनी ज़रूरियात पूरी करना था। लिहाजा मुआहदे को ख़त्म करके एक तरफ सऊदी अरब इसराइल को खुश कर दिया और दूसरी जानिब यूरेनियम बढ़ाने का बहाना बनाते हुए खलीजी ममालिक को फिर से ईरान कहीं हमला न कर दे, ये कहकर हथियारात की खरीदो फरोख्त की दौड़ में सारे ममालिक को लगा दिया। और आप तो जानते हैं कि इस वक्त हर मुस्लिम मुल्क या तो वो रशिया से या फिर चाइना से या फिर कोरिया से और सबसे बढ़कर अमेरिका से नित नए टेक्नोलॉजी के हथियारात खरीद रहे हैं और खरब मिलियंस डॉलर्स में ये मुआहदे तय पाए जा रहे हैं। और फिर खलीजी ममालिक की कुर्बतें इधर इसराइल से बढ़ती जा रही हैं। वो तो लोगों के सामने वाज़ेह है कि सऊदी अरब के इस वक्त हालात क्या हैं। बहरकैफ नाज़रीन, ये है उस वक्त की सूरत हाल, बल्कि इस वक्त की सूरत हाल आलमी मंजरनामे में अगर ईरान के हालिया हालात को और फिर खलीजी ममालिक के साथ उसकी दूरियों को देखने के बाद हमेशा बहुत सारे सवालात हमारे जहन में पैदा होते हैं। ऐसे कई सवालों में एक सवाल हमेशा किया जाता है कि अमेरिका ईरान से दुश्मनी का ढोंग करता है, वो सुन्नी ममालिक जैसे अफ़गानिस्तान, इराक़ और लीबिया और दीगर ममालिक पर तो हमला करता है मगर ईरान पर नहीं। लिहाजा ईरान और अमेरिका अंदर से एक हैं और दुनिया को दिखाने के लिए दुश्मनी का नाटक करते हैं। एक और सवाल भी है कि कई ईरानी यहूदी इसराइल के गासिब फौज में शामिल हैं और उसका पता ईरान हुकूमत को भी है, इसके बावजूद वो कुछ नहीं कर रहा है। इसके अलावा ईरान सुन्नी मुसलमानों के खिलाफ बहुत शिद्दत पसंद हैं और वो जुल्म ढाता है, जबकि दीगर मज़ाहिब के लोग ईरान में बहुत ही खुश हैं, उनके साथ कोई जुल्म व जबर नहीं होता। और ईरानी शिया खुल्लम खुल्ला अज़वाज मुतहरात को और खुलफाए राशिदीन की सरजनिश करते हैं, तनकीद करते हैं, नाउज़ बिल्लाह। और ये काफिरों से ज़्यादा सुन्नी मुसलमान के तय अपने दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं। ईरान के आज़मीन हज सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वो वहाँ जाकर के सऊदी अरब की जासूसी कर सके, या फिर ये भी माना जाता है कि मदीनतुल मुनव्वरा में चूँकि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार है इसलिए वो वहाँ पर जाते हैं। इसके अलावा उनका जाने का कोई मकसद नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे सवालात हैं जो न जाने मीडिया के ज़रिए से हम लोगों के सामने आ जाते हैं और बिलखुसूस हम जैसे सहाफ़ियों के सामने तो ऐसे सवालात बार बार आते हैं। जी हाँ नाज़रीन, मैंने उनकी सरकारी मजलिसों में बैठकर उनके सामने बिला झिझक ये सवालात पूछे हैं और ये लोग बड़ी संजीदगी के साथ उसके जवाबात भी दिए हैं। और मैंने वहाँ की इल्मी तहक़ीक़ात का जायज़ा लेते हुए सुन्नी शिया की दूरियों को ख़त्म करने के लिए जो अमली इक़दामात हो रहे हैं उसको भी देखा है और सियासत को समझने की कोशिश की है। अगली मेरी जो सीधी बात होगी वो उन्हीं सवालात की खोज में निकले एक सहाफ़ी की माफ़ी ज़मीर की आवाज़ होगी। इंशाअल्लाह अगले क़िस्त पे
फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। ये लिंक दूसरों को शेयर करें और खूब से खूब शेयर करें और फिर आलमी इस्लाम को समझने के लिए उनकी तारीख़ का मुताला करें। बग़ैर तहक़ीक़ के आने वाली ख़बरों पर कभी ईमान न लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।